दिनांक 20 अक्टूबर वर्ष 2020 10वीं कक्षा मैथ्स 2 का यह तीसरा चैप्टर वृत्त। वृत्त में 3.1 को समझने के लिए आपको जिस कॉन्सेप्ट की ज़रूरत है वो कुछ इस तरह से है। सबसे पहले तो आप समझ लीजिए कि स्पर्श रेखा त्रिज्या प्रमेय क्या होता है। स्पर्श रेखा त्रिज्या प्रमेय, इस प्रमेय के अनुसार ये देखिए, ये जो स्पर्श रेखा है और ये जो त्रिज्या है, जो स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या है और स्पर्श रेखा है, वो हमेशा लंब होंगे एक दूसरे पर। जैसे कि ये रेखा AB है जो कि वृत्त को बिंदु P पर स्पर्श करती है और इसी स्पर्श बिंदु P से त्रिज्या खींची गई है OP। तो ये स्पर्श रेखा और त्रिज्या के बीच जो कोण बनेगा उसका माप 90 अंश होगा। ये पहला नियम है, आपको याद रखना है। दूसरा जो नियम है वो ठीक इसका उल्टा है। स्पर्श रेखा त्रिज्या प्रमेय का विलोम, ऊपर वाला जो नियम है उसका ठीक विलोम। इस नियम के अनुसार अगर कोई रेखा त्रिज्या के बाहरी सिरे से जा रही है और वो त्रिज्या पर लंब भी है तो वह रेखा स्पर्श रेखा कहलाएगी। यहाँ पर देखिए दो कंडीशन है। एक तो बाह्य सिरे से जाना चाहिए, जैसे त्रिज्या OP में दो सिरे हैं, एक अंदर का सिरा O है, बाहर का सिरा P है। तो रेखा अगर त्रिज्या के बाहरी सिरे से जा रही है, पहली शर्त, और दूसरी शर्त वह रेखा त्रिज्या पर लंब भी है तो वह रेखा स्पर्श रेखा होगी। अब यहाँ पर मैंने 3 रेखाएं खींची हैं, आइए समझ लेते हैं। पहली जो रेखा L है वो लंब तो है, त्रिज्या पर लंब तो है, लेकिन वो बाहरी सिरे से नहीं जा रही है, इसलिए रेखा L को हम स्पर्श रेखा नहीं कह सकते, वृत्त की स्पर्श रेखा नहीं कह सकते। रेखा M देखिए, ये त्रिज्या के बाहरी सिरे P से जा रही है, लेकिन ये लंब नहीं है, क्योंकि देखिए यहाँ पर ये न्यून कोण बन रहा है, इस तरफ इधर ये अधिक कोण बन रहा है, तो तिरछा हो गया। ये OP और M देखिए तिरछा है, तो ये बाह्य बिंदु से तो जा रही है पर लंब नहीं है, इसलिए रेखा M को भी स्पर्श रेखा नहीं कह सकते। तीसरी रेखा N को देख लीजिए, ये त्रिज्या OP के बाह्य सिरे P से जा रही है और ये OP पर लंब भी है। देखिए एकदम स्ट्रेट खड़ा है, T जैसा आकार, एग्जैक्ट T जैसा आकार, उल्टे T जैसा बन रहा है, तो ये लंब भी है। ये जो रेखा N है वो त्रिज्या पर लंब भी है और त्रिज्या के बाह्य सिरे से जा रही है, इसलिए रेखा N को हम यहाँ वृत्त की स्पर्श रेखा कह सकते हैं। तो ये दूसरा नियम है। आइए तीसरा नियम समझ लेते हैं, स्पर्श रेखाखंड का प्रमेय। इस प्रमेय के अनुसार वृत्त के बाहर स्थित किसी बिंदु से 2 स्पर्श रेखाखंड खींचे जा सकते हैं और ये दोनों रेखाखंड की जो लंबाइयाँ हैं वो हमेशा बराबर होंगी। जैसे कि PQ की लंबाई अगर 5 सेंटीमीटर है तो PR भी 5 सेंटीमीटर ही होगा। ये स्पर्श रेखाखंड का प्रमेय है। देखिए मैंने यहाँ पर लिखा है PQ और PR सर्वांग सम है। तो ये 3 नियम यदि आपने अच्छे से समझ लिया तो आपको ये 3.1 अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। इस 3 नियम के अलावा पाइथागोरस का नियम भी आपको आना चाहिए। पाइथागोरस का प्रमेय जो मैंने पहले आपको सिखाया था, मैं वापस से रिपीट कर दूंगा 3.1 पढ़ाते समय। तो आइए शुरू करते हैं प्रश्न संग्रह 3.1। पहला सवाल 3.1 का देखिए क्या है। एक आकृति दी गई है, उस आकृति में एक वृत्त है जहाँ पर केंद्र C है और रेखा AB है जो कि वृत्त को बिंदु A पर स्पर्श कर रही है। तो अब यहाँ सवाल में क्या दिया है कि त्रिज्या यहाँ पर 6 सेंटीमीटर है, C केंद्र है और वृत्त की त्रिज्या 6 सेमी है। रेखा AB वृत्त को बिंदु A पर स्पर्श करता है, रेखा AB,
वृत्त को बिंदु ए पर स्पर्श करता है। इस जानकारी के आधार पर कोण CAB का माप ज्ञात करना है। कोण CAB का माप कितने अंश होगा और क्यों होगा। फिर बिंदु CAB से कितनी दूरी पर है, बिंदु CAB से कितनी दूरी पर है। फिर डिस्टेंस AB अगर 6 है, ये जो A और B की दूरी अगर 6 है तो BC ज्ञात करना है। फिर कोण ABC का माप कितने अंश है, कोण ABC का माप कितने अंश है, ये भी हमें पता करना है। तो आइए सबसे पहले देखते हैं कोण CAB का माप कितना होगा। कोण CAB यानी कि कोण A, तो देखिए पहले नियम में ही मैंने आपको बताया था कि जो स्पर्श रेखा है और स्पर्श बिंदु से जाने वाली जो त्रिज्या CA है, ये हमेशा एक दूसरे पर लंब होता है। इसलिए CA ये रेखा AB पर लंब होगा, इसलिए कोण CAB 90 अंश होगा, कारण त्रिज्या स्पर्श रेखा प्रमेय। तो कोण CAB का माप कितने अंश है, कोण CAB का माप 90 अंश है। क्यों, त्रिज्या स्पर्श रेखा प्रमेय, जो सबसे पहले नियम में हमने सीखा था। त्रिज्या स्पर्श रेखा प्रमेय बोलिए या स्पर्श रेखा त्रिज्या प्रमेय बोलिए, एक ही बात है। इस प्रमेय के अनुसार, इस नियम के अनुसार स्पर्श रेखा और त्रिज्या हमेशा लंब होते हैं। तो पहले का पहला उत्तर मिल गया। दूसरा, बिंदु C रेखा AB से कितनी दूरी पर है। बिंदु C की रेखा AB से जो दूरी होगी वो हमेशा C से AB पर खींचा गया जो लंब रेखा खंड है उसकी जो लंबाई होगी वही बिंदु C की रेखा AB से दूरी होगी। तो अभी अभी हमने देखा कि CA जो है वो लंब है रेखा AB पर त्रिज्या स्पर्श रेखा प्रमेय के अनुसार। तो इसका मतलब ये जो CA है ये लंब रेखा खंड है, इसका मतलब ये CA ही बिंदु C की रेखा AB से दूरी होगी। और CA है क्या, ये CA वृत्त की त्रिज्या है और त्रिज्या यहाँ 6 सेमी दिया है। तो इसलिए बिंदु C रेखा AB से कितनी दूरी पर होगा, ये 6 सेंटीमीटर की दूरी पर होगा। इसका कारण क्यों पूछा है, तो इसका कारण देखिए, इसका कारण हम इस तरह से लिख सकते हैं, लंब दूरी। जो लंब होता है वही दूरी होती है, तो इसलिए लंब दूरी। तीसरा प्रश्न पूछा गया था, पहले का तीसरा, कि AB की लंबाई 6 है। यदि AB की लंबाई 6 है तो ये डिस्टेंस BC, ये BC की दूरी कितनी होगी, B और C के बीच का डिस्टेंस कितना होगा। AB की लंबाई दिया है, BC की पूछ रहा है, त्रिज्या AC भी 6 दिया है। तो ये तीनों बिंदु को मिलाया जाए तो एक ट्रायंगल बन जाएगा, त्रिभुज बन जाएगा। यहाँ पर कोण A 90 है तो पाइथागोरस का प्रमेय यहाँ लगा सकते हैं। तो तीसरा, पहले का तीसरा ज्ञात करने के लिए हमें यहाँ पाइथागोरस लगाना पड़ेगा, क्योंकि समकोण त्रिभुज में अगर दो भुजाओं की लंबाई पता हो और तीसरी ज्ञात करना हो तो पाइथागोरस प्रमेय से ज्ञात किया जा सकता है। क्योंकि यहाँ पर हमें त्रिज्या CA मालूम है 6 और AB की लंबाई भी दिया है और BC पूछ रहा है, तो दो भुजाओं की लंबाई पता है, तीसरी भुजा की लंबाई पाइथागोरस प्रमेय से लगेगी। पाइथागोरस का प्रमेय कैसे लगाया जाता है मैं फिर से आपको याद दिला दूं। एक छोटा सा ट्रिक मैंने आपको बताया था। देखिए यहाँ पर त्रिभुज CAB बन रहा है और CAB में कौन सा कोण 90 है, A 90 है। त्रिज्या स्पर्श रेखा प्रमेय के अनुसार कोण A 90 है। तो त्रिभुज CAB में ये जो कोण A है वो 90 है, कारण स्पर्श रेखा त्रिज्या प्रमेय। अब पाइथागोरस का नियम कैसे लगेगा, क्यों लगा रहे हैं, क्योंकि यहाँ एक कोण 90 है, यानी समकोण त्रिभुज है और दो भुजा पता है और तीसरी ज्ञात करना है, इसलिए पाइथागोरस का प्रमेय यहाँ पे लग रहा है। कैसे लगाते हैं देखिए, A यहाँ पर 90 अंश है पता है, तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, जो A 90 है ना, तो A को आपको छुपा देना है। तो A को छुपा देंगे तो क्या बचेगा, BC
या सी बी, तो वही आपको यहाँ पे सी बी का स्क्वायर लिखना है। ए 90 था इसलिए यहाँ ए नहीं आना चाहिए, तो बचा क्या, बी सी बच रहा है, तो यहाँ बी सी या सी बी का स्क्वायर लिखिए बराबर। अब क्या करना देखिए, अब ये जो ए 90 है तो ए अब आना चाहिए, हर बार ए आना चाहिए, तो ये एक बार ए और सी के साथ लिख दीजिए और एक बार ए और बी लिख दीजिए, ए और सी और ए और बी। यानी ये जो ए 90 है ये यहाँ पर दोनों बार आएगा, इस तरफ ए नहीं आएगा, जो 90 अंश है वो ए यहाँ पर नहीं आएगा, लेकिन यहाँ ए आपको लिखना ही पड़ेगा। ये ए एक बार सी के साथ लिखना है, ए एक बार बी के साथ लिखना है, और दोनों में स्क्वायर लगेगा, बीच में प्लस लग जाएगा, तो ये हो गया ए सी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर। इसका कारण है पाइथागोरस प्रमेय। अब हमें जिसका जिसका मान पता है वो रख दीजिए। सी बी हमें इसकी लंबाई ज्ञात करनी है, तो सी बी के स्थान पर सी बी स्क्वायर वैसे ही लिखना है। ए सी हमें 6 दिया हुआ है सवाल में, तो इसलिए ए सी के जगह पे, ए सी के स्थान पे 6 आ गया, ए सी स्क्वायर था तो 6 स्क्वायर। ए बी भी 6 है, तो इसलिए ए बी स्क्वायर है तो ए बी 6 स्क्वायर, 6 स्क्वायर यानी 6 छंग 36, ये भी 36, 36 प्लस 36 72 हो जाएगा। सी बी स्क्वायर 72 आ रहा है, जबकि हमें सी बी चाहिए, तो सी बी स्क्वायर को अगर सी बी बनाना है तो वर्गमूल लेना पड़ेगा, और अगर बाईं तरफ वर्गमूल ले रहे हैं तो समीकरण की दाईं तरफ भी वर्गमूल लेना पड़ेगा, ये नियम है। तो वर्गमूल लेने पर सी बी स्क्वायर हो जाएगा सी बी, और ये कैसे करेंगे देखिए, 72, ये 36 दूनी 72 होता है, 36 दूनी 72। यदि आप वर्गमूल लेंगे तो 36 का वर्गमूल तो 6 हो जाएगा, और 2 का वर्गमूल √2 लिखना पड़ेगा, करनी 2, तो सी बी 6√2 सेमी आ गया। अब तीसरा यहाँ पर क्या पूछा गया है, चौथा, कोण ए बी सी का माप कितने अंश है और क्यों। कोण ए बी सी कहाँ रहा, ये देखिए ए बी सी, कोण ए बी सी यानी कोण बी का माप ज्ञात करना है। तो देखिए ये ए बी की लंबाई 6 है, ए सी की लंबाई भी 6 है, तो ये समद्विबाहु त्रिभुज हो गया, 2 भुजा समान है, और कोण ए 90 अंश दिया है त्रिज्या स्पर्श रेखा प्रमेय के अनुसार। अब हम जानते हैं कि अगर त्रिभुज की 2 भुजा बराबर है तो उसके जो सामने वाले कोण हैं वो भी बराबर होंगे, यानी कोण बी और कोण सी ये दोनों भी बराबर होगा। तो कोण ए 90 था, कोण बी और कोण सी ये दोनों बराबर है। अब त्रिभुज के गुणधर्म के अनुसार त्रिभुज के तीनों कोणों के मापों का योगफल 180 अंश होता है। जब ये कोण 90 है तो इन दोनों कोणों के मापों का योगफल भी 90 ही होगा, तभी तीनों मिला के 180 होगा। तो बी और सी दोनों मिला के 90 होना चाहिए, और दोनों कोण बराबर भी हैं, तो इसका मतलब ये 45 और 45 ही हो जाएगा। तो इस तरह से आप ये बात समझ लीजिए कि यदि कोई समकोण त्रिभुज है और इसकी 2 भुजा अगर बराबर है तो एक कोण 90 होगा और बाकी दोनों कोण 45 अंश होता है। समद्विबाहु समकोण त्रिभुज में एक कोण 90 अंश का होता है और अन्य 2 कोण 45 अंश के होते हैं, तो इस नियम के अनुसार कोण भी 45 अंश हो जाएगा। तो देखते हैं इसे लिखना कैसे है। तो देखिए त्रिभुज ए बी सी यह समद्विबाहु समकोण त्रिभुज है, इसलिए यह 45 45 90 अंश का त्रिभुज है, और इसीलिए कोण ए बी सी ये 45 डिग्री है। अब इस समद्विबाहु समकोण त्रिभुज है, इसका आप कारण लिख सकते हैं। कारण किस तरह से लिख सकते हैं, कारण आप ब्रैकेट में लिख देना कि ये ए बी और ए सी ये दोनों ए बी इज इक्वल टू ए सी इज इक्वल टू 6, तो इसलिए ये समद्विबाहु समान 2 भुजाओं वाला समकोण त्रिभुज है।
तो आइए अब शुरू करते हैं दूसरा सवाल 3.1 का दूसरा सवाल। तो ये रहा आपका दूसरा सवाल। इसमें ये आकृति दी है, एक वृत्त दिया गया है, इसका केंद्र O है, वृत्त के बाहर बिंदु R है जहाँ से स्पर्श रेखाखंड RM और RN खींचे गए हैं और केंद्र O और ये बिंदु R को भी मिलाया गया है। तो O केंद्र वाले वृत्त के बाएं भाग में बिंदु R है, यहाँ से RM और RN स्पर्श रेखाखंड खींचे गए हैं और ये जो RM और RN है वृत्त को M और N पर स्पर्श करते हैं। यहाँ OR की लंबाई 10 है तो वृत्त की त्रिज्या 5 है। ये जो OR है उसकी लंबाई 10 है और वृत्त की त्रिज्या यानी ये OM और ON ये 5 है। तो हमें यहाँ पर ये 3 चीज़ें ज्ञात करनी है। सबसे पहले तो प्रत्येक स्पर्श रेखाखंड की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो देखिए यहाँ पर भी वही नियम लग जाएगा, समकोण त्रिभुज पाइथागोरस। त्रिभुज OMR की यदि हम बात OM को अगर हम मिला दें तो त्रिभुज OMR बन जाएगा और ये OM त्रिज्या है, RM स्पर्श रेखा है तो कोण M 90 अंश का हो जाएगा। त्रिज्या स्पर्श रेखा प्रमेय। अब यहाँ दो भुजा की लंबाई पता है हमें, OR 10 दिया है, त्रिज्या OM 5 दिया है। तो समकोण त्रिभुज में दो भुजा यदि दी गई हो तो तीसरी भुजा पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार निकाल सकते हैं। तो इस नियम से स्पर्श रेखाखंड मिल जाएगा। कैसे मिल जाएगा देखते हैं। तो ये आकृति बना लिया। इसी तरह से आपको एग्ज़ाम में भी हल करना है बच्चों। सबसे पहले आप आकृति बना लीजिए, फिर जो जानकारी दी है उस जानकारी को दत्त की हेडिंग डाल करके सवाल में जो जानकारी दी है वो लिख देना है। यहाँ OR की लंबाई 10 सेमी, वृत्त की त्रिज्या 5 सेमी। अब ज्ञात क्या करना है, प्रत्येक स्पर्श रेखाखंड की लंबाई ज्ञात करना है, नंबर 1। नंबर 2 कोण MRO का माप ज्ञात करना है और नंबर 3 कोण MRN का माप ज्ञात करना है। तो यहाँ पर एक रचना की गई है, OM और ON को मिलाया गया है। जब भी जो रचना करते हैं वो हमेशा डॉटेड लाइन से होता है, डॉटेड लाइन से, डॉट 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 डॉट, इस तरह से आपको रचना करना होता है। तो सबसे पहले हम ले लेंगे त्रिभुज OMR। त्रिभुज OMR में कोण M 90 अंश ही होगा। क्यों होगा? त्रिज्या स्पर्श रेखा प्रमेय या स्पर्श रेखा त्रिज्या प्रमेय। अब पाइथागोरस लगाने का तरीका मैंने आपको बताया था। यहाँ M 90 है तो इसलिए M को आप छुपा दो। तो M छुपा दोगे तो क्या बचेगा? O और R ही बचेगा। तो ये हो जाएगा OR का स्क्वायर इज इक्वल टू। अब आप ये जो M 90 है वो M आपको लिखना ही पड़ेगा। M एक बार O के साथ लिखना है, वही M एक बार R के साथ लिखना है। तो ये हो जाएगा MO का स्क्वायर, बीच में प्लस, और ये MR का स्क्वायर। ये कौन सा नियम है? ये है पाइथागोरस का प्रमेय। अब मान डाल दीजिए। OR का मान 10 दिया है, OM त्रिज्या 5 दी है और MR हमें ज्ञात करना है। तो 10 का वर्ग करेंगे 100, 5 का वर्ग 25, MR स्क्वायर एज इट इज़। 25 को 100 की तरफ शिफ्ट करेंगे तो 25 माइनस हो जाएगा, 100 माइनस 25 हो जाएगा 75। ये MR स्क्वायर मिला। अब MR स्क्वायर को MR में अगर बदलना है तो वर्गमूल लेना होगा। वर्गमूल लेने पर MR स्क्वायर MR हो जाएगा। 75 का भी वर्गमूल लेंगे तो देखिए 25 तियाँ 75 होता है। तो 25 का वर्गमूल तो 5 होता है और जो 3 है वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, पूर्ण वर्ग नहीं है, तो उसे करनी में 3 लिखना पड़ेगा, √3। तो इसलिए MR 5√3 हो गया। अब एक स्पर्श रेखाखंड तो मिल गया MR, दूसरा स्पर्श रेखाखंड RN हमें ज्ञात करना है। तो देखिए तीसरा नियम हमने अभी सीखा था थोड़ी देर पहले कि वृत्त के बाहर बिंदु से खींचे गए स्पर्श रेखाखंड सर्वांगसम होते हैं। तो RM की जितनी लंबाई होगी RN भी उतना ही होगा। इसीलिए यहाँ पर मैंने सीधा लिख दिया कि MR 5√3 है, इसलिए RN भी 5√3 होगा। कारण स्पर्श रेखाखंड के प्रमेय अनुसार ये RN और MR
ये RN और MR ये दोनों बराबर होंगे। तो यहाँ पर ये फर्स्ट वाला सॉल्व हो गया, प्रत्येक स्पर्श रेखाखंड की लंबाई यहाँ पर मिल गई। सेकंड, कोण MRO का माप ज्ञात करना है, MRO। तो देखिए यहाँ पर OR की लंबाई 10 दी है, त्रिज्या की लंबाई 5 है और MR की जो लंबाई है MR वो अभी अभी हमने निकाला 5√3 है। तो तीनों भुजाओं का यदि अनुपात हम देख लें, देखिए 3 भुजा है त्रिभुज OMR में, OM, OR और MR। ये OM, फिर ये OR और MR, 3 भुजा हैं। OM का माप कितना है 5, OR का माप कितना है 10 और MR का माप कितना है 5√3। ये सब देखिए 5 से कट रहा है। 5 से यदि आप भाग दे दोगे तो 5 एकम 5, 1 आ गया, 5 दूनी 10 होता है, 2 आ गया, 5 कट जाएगा, √3 आ गया। तो जब कभी भुजाओं का माप 1, 2 और √3 इस तरह से होता है तो वह समकोण त्रिभुज होता है और वो 30, 60, 90 का त्रिभुज होता है। तो OMR या 30, 60, 90 का त्रिभुज है। अब इसमें पता कैसे चलेगा कि कौन सा कोण 30 अंश है, कौन सा 90 अंश है और कौन सा 60 अंश है? तो जो सबसे छोटी भुजा है, जिस भुजा की लंबाई सबसे छोटी है उसका सम्मुख कोण 30 अंश का होगा। जो भुजा सबसे बड़ी है उसका सम्मुख कोण 90 अंश का होगा और जो मध्यम है, मीडियम है, उसका सम्मुख कोण 60 अंश का होता है। तो देखिए OM का सम्मुख कोण क्या होगा? तीनों भुजा का सम्मुख कोण लिख देते हैं हम लोग। कैसे सम्मुख कोण लिखते हैं? देखिए ये कोण का निशान लगाया, ये जो L जैसा दिख रहा है, फिर ये O और M तो वैसा ही रहेगा, बीच में देखिए R अक्षर गायब है तो बीच में R डाल देंगे तो ये ORM हो गया। फिर ये कोण यहाँ पर OMR हो गया और यहाँ पर ये MR है तो क्या आ जाएगा? MOR आ जाएगा, क्योंकि यहाँ O गायब है। अब इसमें देखिए राइट साइड में कैसे लिखेंगे हम लोग। अब इसमें सबसे छोटा कैसे पहचानेंगे? सबको रूट में अगर लिखें तो √3 है, 2 को हम लोग √4 लिख सकते हैं, √4, 2 यानी √4 और ये 1 यानी √1, यानी सबका वर्ग करके करनी डाल दो। 1 का वर्ग 1 करनी, यानी करनी 1 हो गया। 2 का वर्ग 4 तो करनी 4 है, करनी 1, करनी 4, करनी 3। तो सबसे छोटी भुजा कौन सी है? करनी 1, तो उसका माप 30 अंश होगा। सबसे बड़ी भुजा कौन सी है? करनी 4, तो उसके सामने का कोण 90 अंश होगा। फिर ये √3 मीडियम है तो उसका माप भी मीडियम होगा, 60 अंश। 30, 90 और 60। तो इस तरह से हम यदि तुलना करें तो ORM का माप 30 अंश, कोण OMR का माप 90 अंश और कोण MOR का माप 60 अंश। हमें यहाँ पर कोण MRO पूछा था तो MRO का माप 30 अंश आ रहा है तो 30 अंश मिल गया। उसके बाद तीसरा सवाल पे चलते हैं। इसी का तीसरा सवाल, तीसरे सवाल में कोण MRN का माप पूछा गया है। तो आइए शुरू करते हैं। देखिए जो त्रिभुज OMR है और ONR है, हम लोग उससे सर्वांगसम कर सकते हैं। ये जो ऊपर का ट्रायंगल है OMR और नीचे का ट्रायंगल ONR, अगर ये दोनों त्रिभुज को सर्वांगसम कर दिया जाए, देखिए ये ऊपर का ट्रायंगल OMR और नीचे का ट्रायंगल ONR, इन दोनों ट्रायंगल को, इन दोनों त्रिभुजों को अगर सर्वांगसम कर दें तो ये जो ऊपर छोटा वाला R का माप और नीचे वाले जो छोटे एंगल R का माप, ये दोनों इक्वल हो जाएगा।
तो इन दोनों को प्लस कर देंगे तो ये कोण MRN भी मिल जाएगा। ये जो तीसरा पूछा गया है, ये कोण MRN ये भी मिल जाएगा। तो सबसे पहले हम ऊपर के ट्रायंगल को और नीचे के ट्रायंगल को सर्वांग सिद्ध करेंगे। OMR और ONR को सर्वांग सिद्ध करेंगे। तो त्रिभुज OMR और त्रिभुज ONR में सर्वांग कैसे हो जाएगा? देखिए, एक ही वृत्त की त्रिज्या हमेशा बराबर होती है। OM और ON एक ही वृत्त की त्रिज्या है, तो ये बराबर हो जाएगा। फिर RM और RN ये बाह्य बिंदु से खींचे गए स्पर्श रेखा खंड है, तो ये भी सर्वांग होंगे। और OR ये देखिए दोनों त्रिभुज में आ रहा है, ऊपर के त्रिभुज में भी है, नीचे के त्रिभुज में भी है, तो ये भी सर्वांग। तो भू कसौटी से दोनों त्रिभुज सर्वांग हो जाएंगे। तो वही चीज़ मैंने यहाँ पे लिखा है, देखिए OM सर्वांग ON एक ही वृत्त की त्रिज्या, RM सर्वांग RN कारण स्पर्श रेखाखंड का प्रमेय, OR सर्वांग OR सामान्य भुजा। अब यहाँ तीनों भुजा तीनों भुजाएं, पहले त्रिभुज के तीनों भुजा दूसरे त्रिभुज के तीनों भुजा के सर्वांग सम है, इसलिए पहला त्रिभुज और दूसरा त्रिभुज ये सर्वांग सम हो जाएगा भू कसौटी से। जब आप त्रिभुज सर्वांग सम लिखते हैं तो संगति जरा चेक कर लिया करिए। जैसे यहाँ OM और ON, तो यहाँ भी देखिए OM और ON सर्वांग सम है। MR और यहाँ NR, तो MR और NR देखिए यहाँ पे सर्वांग सम है। फिर ये OR और OR, यहाँ पे देखिए OR की संगति बन रही है। तो अब हमें यहाँ पर देखिए जो इस दोनों को का जो कोण R है वो संगत कोण है। यहाँ भी तीसरे नंबर पे R आ रहा है, यहाँ भी तीसरे नंबर पे R आ रहा है। तो इस त्रिभुज का जो कोण R है कैसे लिखेंगे? MRO लिखिए या ORM लिखिए, R बीच में आना चाहिए। मैं R ही क्यों लिख रहा हूँ? क्योंकि हमें यहाँ पर कोण R ही ज्ञात करना है, MRN, इसलिए मैं सिर्फ कोण R ही ले रहा हूँ। तो ये त्रिभुज OMR का कोण R यानी MRO और ट्रायंगल ONR इसका भी कोण R बीच में आना चाहिए। आप NRO लिखिए या ORN लिखिए, R बीच में आना चाहिए। ये सर्वांगसम हो जाएंगे कोण। क्यों सर्वांगसम हो जाएंगे? क्योंकि ये सर्वांगसम त्रिभुजों के संगत कोण हैं। तो ये दोनों कोण सर्वांगसम हो गए। तो ये जो MRN पूछा गया है हमें, ये जो कोण MRN पूछा गया है, तो देखिए जब दोनों छोटे वाले कोण R सर्वांगसम हो गए तो इसका मतलब ये जो MRN है ये छोटे वाले कोण R का 2 गुना हो जाएगा, डबल हो जाएगा। तो वही चीज़ यहाँ पर लिखा है कि ये जो कोण MRN है ये डबल 2 गुना हो जाएगा। कौन से कोण का? मेजर एंगल MRO हमें MRO का माप पता है, हम पहले निकाल चुके हैं। MRO यानी ये छोटा वाला जो कोण R है। तो बड़ा वाला जो कोण R है वो छोटे वाले कोण R का 2 गुना हो जाएगा। और छोटे वाले कोण R का माप 30 अंश हम निकाल चुके हैं। तो कोण MRO 30 अंश, उसका डबल कर देंगे 60 अंश, तो कोण MRN 60 अंश हो जाएगा। तो ये आपका दूसरे का तीनों सवाल हो गए। अब बढ़ते हैं तीसरे सवाल पर। किताब में देख लेते हैं तीसरा सवाल किस तरह से दिया है। ये आपका तीसरा सवाल है कि रेखा RM और रेखा RN O केंद्र वाले वृत्त के स्पर्श रेखाखंड हैं। रेखा RM और रेखा RN ये O केंद्र वाले वृत्त के स्पर्श रेखाखंड हैं। तो सिद्ध कीजिए कि रेख OR, ये जो रेख OR है ये कोण MON और कोण MRN की समद्विभाजक होगी। ये सिद्ध करना है। तो देखिए हमें सिद्ध करना है कि ये जो रेखाखंड OR है वो कोण MON और कोण MRN का समद्विभाजक है।
तो उसके लिए हमें सिद्ध करना होगा ये ऊपर का जो कोण O है और नीचे वाला जो कोण O है वो अगर बराबर हम सिद्ध कर दें, ऐसे ही ऊपर का कोण R और नीचे वाला जो कोण R है ये दोनों कोण भी बराबर कर दें, तो ये दोनों कोण यदि बराबर सिद्ध हो जाए तो हम कह सकते हैं कि OR जो है वो कोण MON और कोण MRN का समद्विभाजक है। अब ऊपर के और नीचे के कोण सर्वांगसम कब होंगे? जब हम ऊपर का त्रिभुज और नीचे का त्रिभुज सर्वांगसम सिद्ध कर देंगे, जैसे हम इस सवाल में हम कर रहे थे ऊपर के दूसरे सवाल में, ठीक वैसे ही हमें करना है। यहाँ पर तो हमने OM और ON को जोड़ा था, रचना की थी, यहाँ पर तो ऑलरेडी जुड़ा हुआ है। तो ऊपर का त्रिभुज और नीचे का त्रिभुज सर्वांगसम कर देंगे, फिर उसके बाद ये कोण O सर्वांगसम हो जाएगा, ऊपर का कोण R नीचे का कोण R सर्वांगसम हो जाएगा, और इस आधार पे हम कह सकते हैं कि जो OR है वो कोण MON और MRN का समद्विभाजक है। अब सर्वांगसम कैसे करेंगे? देखिए OM और ON एक ही वृत्त की त्रिज्या है, RM और RN बाह्य बिंदु से खींचे गए स्पर्श रेखाखंड हैं, और OR ये सामान्य रेखाखंड है, दोनों त्रिभुज के कॉमन है ये। तो इसलिए भू कसौटी से जैसे हम सेकंड में किए थे ऐसे त्रिभुज सर्वांगसम हो जाएगा। तो देखिए वैसे ही यहाँ पर आकृति बना दी, जो भी जानकारी दी है वो दत्त की हेडिंग में लिख दिया, जो हमें सिद्ध करना है वो साध्य की हेडिंग डाल के लिख दिया। उपपत्ति में दोनों ट्रायंगल का नाम लिख देना है, ऊपर का ट्रायंगल OMR तो त्रिभुज OMR, नीचे का त्रिभुज ONR में। अब देखिए ये OM और ON ये दोनों एक ही वृत्त की त्रिज्या है, OM और ON यहाँ पर करेक्शन कर लीजिएगा, ये ON होना चाहिए। OM सर्वांगसम ON एक ही वृत्त की त्रिज्या, और ये RM और RN ये बाह्य बिंदु से खींचे गए स्पर्श रेखाखंड हैं, तो स्पर्श रेखाखंड का प्रमेय के अनुसार ये सर्वांगसम। फिर ये OR देखिए यहाँ भी देख लीजिए, OR इधर भी आ रहा है, ये त्रिभुज में भी आ रहा है, OR ये त्रिभुज में भी आ रहा है। तो जो दोनों त्रिभुज में होते हैं उन्हें सामान्य भुजा कहते हैं। अगर भुजा है तो सामान्य भुजा, कोण है तो सामान्य कोण। तो OR सर्वांगसम OR सामान्य भुजा, तो पहले त्रिभुज की तीनों भुजा दूसरे त्रिभुज के तीनों भुजा के सर्वांगसम है, इसलिए पहला त्रिभुज ONR के सर्वांगसम हो जाएगा, कारण भू कसौटी। अब इसमें देखिए ये इसका कोण O हमें सिद्ध करना है कि OR ये कोण MON और MRN की समद्विभाजक है, तो हमें दोनों त्रिभुज का कोण O और दोनों त्रिभुज का कोण R सर्वांगसम सिद्ध करना पड़ेगा। तो इसका कोण O क्या होगा, कैसे लिखेंगे? MOR, O बीच में आना चाहिए। तो इसका भी देखिए O और O संगत कोण ही है, क्योंकि O यहाँ भी O पहले नंबर पे है, यहाँ भी O पहले नंबर पे है, तो ये कोण NOR हो गया। ऐसे ही ये कोण R MRO लिखिए, या ORM, R बीच में आना चाहिए, और ये कोण NRO, यहाँ देखिए R भी संगत कोण ही है, तीसरे नंबर पे है। तो ये दोनों सर्वांगसम क्यों हो जाएंगे? क्योंकि ये सर्वांगसम त्रिभुज के संगत कोण हैं, सर्वांगसम त्रिभुज के संगत कोण। अब जब ये दोनों कोण सर्वांगसम है, इसलिए हम कह सकते हैं कि ये जो रेख OR है यह कोण MRN और कोण MON दोनों कोण का समद्विभाजक है। तीसरे सवाल के बाद आइए चलते हैं चौथे सवाल पर। चौथा सवाल देखिए, 4.5 सेमी त्रिज्या वाले वृत्त की दो रेखाएं परस्पर समांतर हैं, उन स्पर्श रेखाओं के बीच की दूरी कितनी होगी, कारण सहित लिखिए। अब इसके लिए आकृति बनानी पड़ेगी, तो इसकी आकृति हम देख लेते हैं। चौथा सवाल, एक वृत्त है और उसकी दो सर्वांगसम स्पर्श रेखाएं हैं। तो एक स्पर्श रेखा मैंने AB बना लिया, जो वृत्त को बिंदु P पर स्पर्श करता है। अब दूसरी स्पर्श रेखा इसके समांतर ही आपको बनानी पड़ेगी, तो इसके ठीक समांतर नीचे स्पर्श रेखा CD खींच दिया, जो वृत्त को बिंदु Q पर स्पर्श करती है।
अब हमें इन दोनों स्पर्श रेखाखंड के बीच की दूरी ज्ञात करनी है। अब दूरी मैंने आपको बताया था कि दूरी उसी को कहते हैं जो लंब रेखाखंड होता है, जो लंब दूरी होती है। यानी ये रेखा AB और रेखा CD के बीच जो ऐसी रेखा होगी जो दोनों रेखा पर लंब होगी, उस रेखाखंड की दूरी को ही हम इन दोनों रेखाओं की दूरी कह सकते हैं। तो इसके लिए हमें दो चीज़ें सिद्ध करना होगा। सबसे पहले तो ये सिद्ध करना होगा कि ये PO और Q ये एक ही रेखाखंड है, सीधा है, एक सीध में है, एक रेखी है। क्योंकि अगर ये टेढ़ा हो गया, OP और OQ ये टेढ़ा हो गया, तो इसकी टोटल लंबाई को हम AB और CD, रेखा AB और CD की दूरी नहीं कह सकते। ये सीधा होना चाहिए POQ। और दूसरा, ये जो POQ है ये रेखा AB और CQ पर, रेखा CD पर लंब होना चाहिए, तभी हम इस पूरी दूरी को, ये PQ को हम AB और CD की दूरी कह सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो दत्त में क्या दिया है, वृत्त की त्रिज्याएं 4.5 सेंटीमीटर है। स्पर्श रेखा AB और CD परस्पर समांतर हैं। हमें ज्ञात करना है रेखा AB तथा रेखा CD के बीच की दूरी। तो देखिए, ये OP एक त्रिज्या है क्योंकि O केंद्र है और P वृत्त पर है। केंद्र और वृत्त का बिंदु दोनों को जोड़ेंगे तो उसे त्रिज्या ही कहते हैं, उस रेखाखंड को। OP त्रिज्या है और AB P से जाने वाली स्पर्श रेखा है। और हमने देखा है कि त्रिज्या हमेशा स्पर्श रेखाखंड पर लंब होती है, तो इसलिए ये जो OP है वो रेखा AB पर लंब होगी। इसी प्रकार ये जो OQ है वो CD पर भी लंब होगा, कारण स्पर्श रेखा त्रिज्या प्रमेय। तो अब देखिए, ये बिंदु O से AB पर भी लंब है और CD पर भी लंब हो रहा है। जबकि एक नियम है कि अगर दो रेखाएं समांतर हैं तो एक बिंदु से केवल एक ही लंब खींचा जा सकता है, दो लंब नहीं खींचे जा सकते। तो इसका मतलब ये OP और OQ ये दो रेखा नहीं है बल्कि एक ही रेखा है। अगर दो रेखाएं समांतर हैं तो उन दोनों रेखाओं के बाहर स्थित बिंदु से दोनों रेखाखंड पर केवल एक ही लंब खींचा जा सकता है। दो अलग अलग रेखाएं लंब नहीं हो सकती अगर दो रेखाखंड समांतर हैं। तो यहाँ पर देखिए, OP भी लंब है AB पर, OQ भी लंब है CD पर। ये दोनों लंब O से ही स्टार्ट हो रहे हैं, बिंदु O से ही चालू हो रहे हैं, और ये AB और CD समांतर है। तो इसका मतलब ये OP और OQ ये एक रेखा ही होंगे, एक रेखी होंगे। उसके लिए आपको ये लिखना पड़ेगा ये लाइन, परंतु किसी बिंदु से समांतर रेखाओं पर केवल एक ही लंब रेखा खींची जा सकती है। इसलिए ये पहला, दूसरा और ये तीसरा, ये तीनों कथन से हम लोग कह सकते हैं कि P'-O'-Q यानी कि ये बिंदु P, बिंदु O और बिंदु Q ये एक रेखी है। तो एक रेखी है, इसलिए PQ की दूरी क्या हो जाएगी, तो AB और CD के बीच की दूरी को हम PQ कह सकते हैं। क्यों कह सकते हैं, क्योंकि ये लंब भी है। P और Q लंब है, हमने यहाँ 1 और 2 में प्रूफ कर दिया है। और दूसरा POQ एक रेखी भी है, यहाँ पर हमने सिद्ध कर दिया है। इसलिए रेखा AB और रेखा CD की जो दूरी है वो ये रेखाखंड PQ है। और PQ का मतलब PO प्लस OQ, PQ यानी PO प्लस OQ। अब दोनों त्रिज्याओं की लंबाई 4.5 है, इसलिए 4.5 प्लस 4.5 ये हो गया 9 सेंटीमीटर।